सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। बीते दिनों बीजेपी ने विनोद तावड़े को चुनाव प्रभारी बनाया है। तावड़े इससे पहले बिहार के प्रभारी थे, जहां पर उन्होंने पार्टी को बम्पर जीत दिलाई थी। हालांकि बिहार से काफी अलग है उत्तर प्रदेश। 2024 में भी हमने देखा था, जब बिहार में तो ठीक ठाक सीटें मिल गई थी, 40 में 30 के करीब, लेकिन यूपी में बीजेपी को बड़ा झटका लगा था। तब सपा का पीडीए फॉर्मूला चल गया था, बीजेपी 33 पर और सपा 37 पर पहुंच गई थी। 6 कांग्रेस को भी सीटें मिली थी। तो उसके बाद से ही लगातार चर्चा हो रही है कि क्या बीजेपी हैट्रिक लगा पाएगी 2027 में या नहीं, या फिर कहीं अगर समाजवादी पार्टी ने 2024 वाला खेल कर दिया तो क्या होगा। तावड़े के सामने क्या क्या मुसीबतें सामने आ सकती हैं। टिकट बंटवारे को लेकर 2024 में जैसा घमासान देखने को मिला था, क्या 27 में भी देखने को मिलेगा। बड़ी संख्या में विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच तकरार की जो खबरें आती रहती हैं, उनमें कितनी सच्चाई है, इस पर ही विस्तार से आज बात करेंगे। यूपी चुनाव में क्या कुछ हो सकता है, सपा भाजपा के मुकाबले में बसपा कहां खड़ी हुई है, सब पर चर्चा करेंगे। इस पर हमारे साथ बातचीत के लिए 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ मृगेंद्र चौधरी जुड़ रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अतुल यादव जी ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथ, सपा से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा सर्वेश पाठक जी भी हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले सर्वेश जी के पास ही चलते हैं। सर, क्या लग रहा है आपको, क्या होने जा रहा है 2027 में? लड़ाई बृजभूषण शरण सिंह, जो कैसरगंज के पूर्व सांसद हैं, भाजपा के कद्दावर नेता हैं, उनके मुताबिक तो लड़ाई इस बार कड़ी है। चलिए सर्वेश जी के साथ पास चलेंगे। मृगेंद्र चौधरी जी के पास चलते हैं, जो भाजपा से जुड़े हुए हैं। जी, हैट्रिक लगा पाएंगे? आपके लिए आसान लग रहा है यूपी इस बार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी इलेक्शन को जो है आसान नहीं मानती है, चाहे वो एक छोटा सा इलेक्शन हो, ग्राम पंचायत का हो, चाहे नगर निगम का हो, चाहे स्टेट का हो, चाहे नेशनल। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपनी रणनीति पे काम करती है, और जो हमने पास्ट में कोई गलतियां करी हैं तो उससे हम सीखते हैं। तो इस बार जो है हैट्रिक लगाएगी, और पिछली बार से ज्यादा जो है इस बार सीटें भारतीय जनता पार्टी जो है लेकर आएगी। एक भ्रम का जो जाल फैलाया हुआ है कि भाई भारतीय जनता पार्टी का जो है प्रदर्शन खराब रहा है ना। ठीक है, कुछ चीजें हुई हैं कि थोड़ा वोट शेयर बीएसपी से एसपी को शिफ्ट हुआ है, ठीक है, तो बसपा जो है वो डाउन गई है। दूसरा, बीजेपी में जो अगर आप देखें वोट शेयर का कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है पिछली बार और इस बार में। पिछली बार जो था वो 2000 देखिए आप 42% था, और इस बार जो था 2024 उसमें 19 में जो था वो 49% था। तो कहीं ना कहीं 5-7% का फर्क आया है, बट उससे थोड़ा सीट का डिफरेंस बड़ा है। तो ये बात कतई भी नहीं है कि भी भाजपा वहां पिछड़ गई है। तो थोड़ा सा जो पिछली बार रणनीतिक जो गलतियां छोटी मोटी हुई हैं, या बूथ लेवल पर जो मिसमैनेजमेंट हुई है, उस पर ध्यान देते हुए भाजपा जो इस बार पूरी तय के साथ लगी हुई है, और पिछली बार से जो है अच्छा बेहतर जो है प्रदर्शन इस बार पार्टी उत्तर प्रदेश में करने जा रही है। जी बिल्कुल, अतुल यादव जी के पास चलते हैं। अतुल जी, आपकी पार्टी की तैयारियां कैसी हैं? उम्मीदवार घोषित तो आपने करना शुरू कर दिया है, लगातार सम्मेलन किए जा रहे हैं, अखिलेश यादव काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे लखनऊ के पत्रकारों से मैंने बात की, उनका कहना है कि सपा इस बार 2017 और 2022 की तरह नहीं, काफी होशियारी से चुनाव लड़ रही है। देखिए, जो समाजवादी पार्टी है 2027 की हमने बेहतर तैयारियां कर दी हैं। समाजवादी पार्टी जो है सरकार बनाने के लिए जो है अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। और रही बात 2027 में भारी बहुमत की समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से जो उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार से लोगों को कोई आशा पूर्वक कार्य जो है ना, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हो, चाहे चिकित्सा क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में जनता को निराशा ही हाथ लगी। अगर हम बात करें मिश्रा जी, तो उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे आलू 1 रुपए किलो बिक रहा है। तो किसानों को ये कहते थे कि हम आर्थिक रूप से मजबूत करेंगे, कहाँ किसान मजबूत हो रहा? तो सोना चांदी बेच करके किसान ना जो कोल्ड स्टोरों में आलू रखा हुआ है, आप कन्नौज हो गया, फर्रुखाबाद हो गया, मैनपुरी हो गया, एटा इटावा हो गया, जो फिरोजाबाद हो गया, जो औरैया हो गया, कानपुर देहात डिस्ट्रिक्ट का मतलब इस क्षेत्र में जाके देख लीजिए, जहां बहुतायात आलू होता है, उन किसानों को पूरी जगह क्या स्थितियां बनी हुई है।
कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी किसानों की सुध नहीं ली, नौजवानों की कोई सुध नहीं लिखी ली। और रही बात, अगर कोई शिक्षा, अगर 25 से 26 हजार स्कूल जो इन्होंने मर्ज करे या बंद करे, उन क्या गांव देहात में शिक्षा के लिए इन्होंने कोई प्रबंधन किया? क्या इन्होंने बेसिक में कोई शिक्षकों की भर्ती करी? नहीं कर दी। तो ये सब चीजों को लेकर के हम जनता के बीच में जाने वाले हैं। सम्मानित उत्तर प्रदेश की जनता ने 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार का हमें अपना आशीर्वाद दिया, वही आशीर्वाद 2027 के विधानसभा चुनाव में देने जा रही है और समाजवादी पार्टी की भारी बहुमत की सरकार बनेगी। अभी आपने जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी बने हैं, ये उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश की जनता जो है ना, जनमानस बहुत सावधानी पूर्वक वोट करता है। आपके गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है। सपा और कांग्रेस में एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। आशु मलिक, आपके विधायक, और कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद आपस में लड़ रहे हैं दिशा की बैठक में। हाँ, दरअसल ऐसा है ना, वो जो देखा, अगर उसमें अभी व्यापक रूप से तो मैंने नहीं देखा, झूठ क्यों कहूं, जो मतलब शॉर्ट, मतलब 1-2 सेकंड या जो भी रहता है। तो रही बात, सब सही है। जो कुछ स्थानीय स्तर पे नेताओं में अगर कोई बात है तो वो उनके स्तर पे होगी, लेकिन जो गठबंधन के स्तर पर जो माननीय राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी जी हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो है ना, उस पर बात करेंगे। रही बात, समाजवादी पार्टी जो है ना, अपने जो बड़े भाई की भूमिका में है और रहेगी। रही बात, हम गठबंधन, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष तो कई बार बोल चुके हैं। आप तो लखनऊ से आपने देखते भी होंगे कि कई बार आपके पत्रकार बंधु हैं तो लगातार जो है वो इशारा भी करते हैं कि हम मजबूती के साथ लड़ेंगे और गठबंधन के साथियों का सहयोग लेके ही लड़ेंगे। चलिए सर्वेश पाठक जी के पास चलते हैं। पाठक जी, आपके हिसाब से भाजपा और सपा के बीच में ही टक्कर होगी जैसे 24 में हुई थी? आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। हाँ, वहां पे और कोई टक्कर में तो है ही नहीं। बसपा का कुछ जनाधार अभी है ही नहीं, ना तो कोई दिखाई दे रहा है कि ऐसी वो मूड बना रहे हों, क्योंकि अब चुनाव होने में बहुत तो 6 महीने हैं। फरवरी मार्च में चुनाव हो ही जाने हैं किसी भी हालत में। तो आप देखिए कि क्या स्थिति है वहां पे। बीजेपी को टक्कर देगी तो समाजवादी पार्टी ही टक्कर देगी, और कोई पार्टी टक्कर नहीं। ये जो आप आंकड़े देख लीजिए, लेकिन जो समीकरण बन रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी को दोबारा क्यों चुना, क्यों सरकार में विश्वास जगाया, वो उसका एक आंकड़ा है कि बीजेपी 2014 से जिस जिस राज्यों में जहां जहां भी चुनाव जीती है, उसमें महिला वोटर की जो भागीदारी है वो बढ़ चढ़ के हुई है। 2017 का चुनाव हो बीजेपी का यूपी में या 2022 का चुनाव हो, सब में महिला वोटर ने बढ़ चढ़ के बीजेपी सरकार को वोट दिया। क्राइम हर जगह होता है, कोई भी सरकार क्राइम को 0% नहीं कर सकती है, लेकिन क्राइम हो जाए उसके बाद अगर अपराधियों पे कार्रवाई ना हो, दो बात होती है। यहाँ पे आप देखिए, इस चौराहे पे लड़की छेड़ा, अगले चौराहे पे वो पकड़ा जाता है। तो ये जो स्थिति है, ये जो जनता के मन में विश्वास पैदा किया है, महिलाओं के मन में सुरक्षा, वो लड़कियां जो स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, उनके मन में जो सुरक्षा का भाव आया है, वो इन 10 सालों में। मैं अगर यूपी के बहुत सारे लोगों को सुनता हूं, उनका कहना है कि कानून व्यवस्था के नाम पर एक बार वोट पड़ चुका है 2022 में। जनता ने योगी सरकार को बहुमत दे दिया था। इस बार की वोटिंग कानून व्यवस्था के नाम पर नहीं होगी, क्योंकि कानून व्यवस्था का मसला तो यूपी में हमेशा से ही रहा है, चीजें सुधरी हैं, लेकिन अफसरशाही से बीजेपी के ही बहुत सारे लोग नाराज चल रहे हैं। खासकर स्थानीय स्तर पर, मंडल स्तर के कार्यकर्ता, बूथ स्तर के कार्यकर्ता, वो कहते हैं कि चुनाव के दौरान खूब मेहनत करते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं, लेकिन कोई मामला आ जाता है तो थाने पर सुनी नहीं जाती। नहीं, आप थाने पे क्या, बीजेपी का भी कार्यकर्ता हो तो गलत काम करेगा तो उसकी थाने पे सुनवाई होगी?
ये वो वाली जो स्थिति थी ना हमारे भारतवर्ष में, ये बंद होनी चाहिए कि छुटवैये नेता हम बन गए, हम बीजेपी का झंडा लगा लिए गाड़ी में और हम कुछ गलत काम करेंगे और फिर थाने पे जाएंगे कि हमको थाना जो है आओ भगत करे और ये करे। ये कहीं भी जायज नहीं है। चाहे बीजेपी के ये नेता लोगों के मन में अगर ये कहीं है तो भैया बीजेपी ऐसे लोगों को इंटरटेन भी नहीं करती है। रही बात की समाजवादी पार्टी और बसपा का जब राज था तो ऐसे लोगों की बोल ऐसे ही लोग आगे बढ़ते थे कि उसका झंडा लगा दिया समाजवादी पार्टी का, जो मन में आया वो थाने में बैठ गए। यही याद है ना अतीक अहमद, जिसने पूरे थाने के स्टाफ को अपने यहाँ बंधक बनाया था। ये किसके राज में हुआ था? तो आप कह ले चाहे किससे भी बात कह ले, हर राज्य में हर पार्टी के वोटर्स होते हैं। उसने कहा कि कानून व्यवस्था तो हर समय हर वोटर्स का एक मुद्दा होना चाहिए। अगर ये मुद्दा आप नहीं देते, बाकी भी मुद्दे हैं। बाकी मुद्दे क्या नहीं है? एक मिनट, बाकी मुद्दे कहाँ नहीं है? क्या यूपी में 2012 से 17 में जो डेवलपमेंट हुई थी, क्या इन 10 सालों में उसमें दिन दूनी रात चौगुनी डेवलपमेंट हुई है या नहीं हुई है? क्या जो किसानों को एमएसपी पे खरीदारी होती है वो दिया गया कि नहीं? अभी कोई आलू के किसानों की बात कर रहे थे तो उनकी भी तो समस्या सुनी जा रही है। अभी गन्ना किसानों का भी तो एमएसपी में प्राइस बढ़ाया गया था, समय पे उनको भुगतान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? छुट्टे जानवरों की जो समस्या 2022 के चुनाव में थी, उस पे भी कुछ हद तक अभी भी समस्या होगी। मैं ये नहीं कहता कि पूरी तरीके से निजात पाया गया, लेकिन उसका समाधान ढूंढा गया है वहां पे। की समस्याओं पर ही बात करते हैं। चौधरी साहब के पास चलते हैं, मृगेंद्र चौधरी जी के पास। समस्याएं बहुत सारी हैं। लोग कहते हैं चलिए कानून व्यवस्था ठीक कर दी, लेकिन क्या यूपी के स्कूलों की स्थिति सुधरी है? क्या यूपी के अस्पतालों की स्थिति सुधरी है? क्या उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार कम हुआ है? थानों में, तहसीलों में क्या जो 2017 से पहले पैसे चलते थे, क्या वो ज्यादा बढ़ नहीं गए हैं? ये सब तमाम सवाल और उठा रही है जनता। ये सवाल जनता के नहीं है, ये विपक्ष का एक ड्रामा है। वो लोग सोचते हैं कि वो झूठ मूठ बोलेंगे और जनता जो है उनके भ्रम में आ जाएगी, तो ये मूर्खता है। मैंने आपको पहले ही बोला है 2022 में बीजेपी का वोट शेयर जो है 42% था और 2017 में वो 40% था। वो थोड़ा सा सीट डिस्ट्रीब्यूशन में समस्या हुई है, हमारा वोट शेयर बिल्कुल भी डाउन नहीं गया है। समाजवादी पार्टी का जो आधार है वो मुस्लिम वोट है और थोड़ा जो एसपी का जो दलित वोट है वो थोड़ा शिफ्ट हो गया था उनकी तरफ। इस बार जो दलित है वो बीजेपी को वोट करेंगे, मैं आपको पहले बता देता हूँ बात क्लियरली। दूसरी बात, मुस्लिम वोट, देखिए बीजेपी ने देशव्यापी स्तर पर दलितों की जो है स्थिति को सुधारने के लिए बहुत काम किए हैं, ठीक है। तो जब आप किसी एक प्रत्येक वर्ग की स्थिति को सुधारने के लिए काम करते हो तो वो वर्ग आपको वोट क्यों ना करे? सीधी सी बात है। क्योंकि देखिए बीएसपी जो थी, मायावती जी ने होल्ड किया हुआ था दलित वोट को, अब कहीं ना कहीं उनका डाउनफॉल हो चुका है। तो वो जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है, उन्होंने समाजवादी पार्टी को ट्राई करके देख लिया है। समाजवादी पार्टी की कोई नीति नहीं होती, इनकी केवल दो ही नीतियां हैं, मुस्लिम अपीजमेंट और हिंदुओं कास्ट के नाम पर वोट लेना। भाई साहब बात कर रहे थे इनके समय में जो स्टेट का डोमेस्टिक जो जीडीपी था, ग्रॉस डोमेस्टिक स्टेट जो प्रोजेक्ट था, वो स्टेट जो जीडीपी जो था वो था लगभग 13 लाख करोड़ का और आज के समय में वो 35 लाख करोड़ का है, ठीक है। रेवेन्यू जो है, अब बात करते हैं आप धांधली की। जब सरकार टैक्स का जो अमाउंट है वो कलेक्ट जो करती है खजाने में, अगर वो 2 से 3 गुना बढ़ जाए तो सिंपल सी बात है कि सरकारी खजाने में जब पैसा कब जाता है, जब अधिकारी बीच में ना खाए, तो 2 से 3 गुना बढ़ा है भाई साहब। वो जब आपके खजाने में पैसा होगा तभी आप जनता पे लगाएंगे। दूसरी बात, लॉ एंड ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, कंटिन्यूटी में है। ऐसा नहीं कि इसको आप 2 साल कर दोगे बाद में नहीं करेंगे। माफिया राज, भू माफिया हो गए, ठीक है। रही बात जो आप अधिकारियों की बात कर रहे हो, अधिकारियों की जो आप बात कर रहे हो, देखिए कानून के हिसाब से देश चलता है। अधिकारी जो है वो भी जो है संविधान के हिसाब से जो हमारे लॉ बने हुए हैं। स्टेट जो है लेजिस्लेचर को भी अथॉरिटी है, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अथॉरिटी है संविधान के अनुसार। तो अब लेजिस्लेचर जो है बाई लॉज बनाता है, अब उसके हिसाब से जो है आपके अधिकारी काम करते हैं स्टेट के अंदर। ये तो है कि अधिकारी मनमार्जी कर लेगा। तो अगर कोई, देखिए कार्यकर्ता, अगर कार्यकर्ता को लगता है
देखिए कार्यकर्ता विधायकों के नाम बता सकता हूं जो तहसील पर जाकर, जिला स्तर पर जाकर अपनी सरकार के अधिकारियों के खिलाफ धरना देते हैं कि ये लोग मेरी बात नहीं सुनते। ऐसा है भाई साहब, अगर उनको लगता है कानून का वायलेशन हुआ है तो लॉ एंड ऑर्डर का एक पार्ट पुलिस है, दूसरा पार्ट कानून भी है, कोर्ट भी है। आप वहां पर अच्छे वकील है, एमएलए के पास ना फैसिलिटी बहुत होती है, वो आम आदमी नहीं है कि जानकारी नहीं है, तो वहां पर वो अपना कंप्लेंट डाले, अपना पर्चा कराए उसके खिलाफ। जो अधिकारी गलत कर रहा है, कानून को हाथ में ले रहा है, भाई अधिकारी अगर कानून को हाथ में नहीं ले रहा है तो वो एमएलए की बात क्यों सुनेगा? वो चलो ये तो हम चाहते हैं। आपके ही सीतापुर के एक विधायक ना, वो ट्रांसफार्मर लगाने के लिए धरने पे बैठ गए थे, जाके पता करा लीजिए अगर जानकारी ना हो तो। चौधरी देखो साहब भाई साहब, नहीं ये नहीं नहीं, जो देखिए, आपके विधायक की बात नहीं 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 नहीं, आपके विधायक जी बैठ गए थे जाकर के, क्या बात कर रहे हो? भाई साहब ऐसा है, मैं एक आदमी की विम्स एंड फैंसीज पे नहीं जा सकता ना कि मैं एक नहीं आदमी नहीं को नहीं, पकड़ूं वो क्या क्या बात कह कर रहा रहे हो, है। क्या पार्टी के नहीं है आपके? वो नहीं नहीं आदमी नहीं, सही क्या है। देखिए आप मेरी बात समझिए, मैं मानता हूं आपकी बात सुन रहा हूं मैं, आपने अपना पक्ष रख दिया है, पर इसका फैसला कौन करेगा कि एमएलए ठीक है या अधिकारी सही है? मुझे आप इसका जवाब दीजिए। मान लीजिए एमएलए भी सही हो सकते हैं, अधिकारी भी सही हो सकते हैं, इसका निर्णय कौन करेगा? माननीय न्यायालय ही करेगा ना, आप और मैं तो कर नहीं सकते, क्योंकि प्रावधान है नहीं हमारी सरकार में। हमारे यहाँ कानून के हिसाब से काम चलेगा ना। अफसर जो है ना तानाशाही वाले हैं, वो आपने जो तानाशाही भाई साहब, तानाशाही की तो डेफिनेशन वो ये जो होती है है कि योगी जी के कानून को अलावा, हाथ में ले माननीय योगी जी का, चौधरी जी माननीय योगी जी के अलावा देखिए, किसी की नहीं सुनते हैं। तानाशाही जो आप कह रहे हो तो ये ना, तानाशाही कह रहे हो, मतलब वो होता अपनी है मनमर्जी के फीताशाही जो है, तानाशाही लाल नहीं, फीताशाही नहीं, जो है ना उत्तर अरे प्रदेश नहीं, में नहीं। हावी है। ये जनता तानाशाही रही है परेशान है। समाजवादी पार्टी के नहीं टाइम नहीं में। नहीं, हमारे जब समय में जनता की एक आवाज सुनी जाती थी, आम हमारे बंदा समय में भूमाफिया बनता है, प्रतिनिधियों पुलिस का वाला वो सम्मान शूट है, करवाता हमेशा है, सम्मान आपके रहा। नेता बोलते भारतीय हैं जनता तनिक खाइए पार्टी हो में ना, कभी भी जूता साफ कोई करवाएंगे चीजें आपसे। नहीं होती है। इसको हम भारतीय तानाशाही जनता बोलते हैं। पार्टी में जो है ना अधिकारी जनता जो साइमान है साइमान वो कर कानून रही के है। हिसाब से काम रही करता बात, है, जब बिना काम लेन कानून के के कोई हिसाब से काम नहीं होती होते हैं, है यही आपके तो विधायक उसको लोग भी आरोप तानाशाही लगाते हैं। बोलेंगे। भाई जनता के हाथ में पावर है, उन्होंने आपको खदेड़ दिया, 2-3 टर्म से आप नहीं आ रहे हो, आगे नहीं आओगे, तो ये तानाशाही कहां से हुई? 24 से लंबा थोड़ी समझ अरे लीजिए। आप इस भ्रम में मत रहना, आपका मुस्लिम वोट वैसे भी ओवैसी साहब लेके जाने वाले हैं, ठीक है? चलिए जवाब दीजिए। आपके गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है, पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है। कहा जा रहा है कि एक उप मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री बनने की चाहत रखते हैं 2017 से ही लगातार, और वो दिल्ली के संपर्क में रहते हैं, दिल्ली का अपना एक दबाव रहता है। क्या बीजेपी में अंदर खाने सब कुछ ठीक चल रहा है? बीजेपी में हमेशा डेमोक्रेटिक वे में जो है कैंडिडेट डिसाइड होता है, ठीक है? किसी एक व्यक्ति की वहां पे कभी नहीं चलती, और ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति पार्टी के आदेश से बाहर चला जाए। यहाँ ये तो है कि सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने जिसको रिकमेंड कर दिया वो ही सीएम बनेगा, चाहे बाद में वो विधानसभा में खड़ा होकर उनका पर्चा, उनका दिया हुआ जो ऑर्डर है फाड़ दे। लखनऊ में टकराव तो है, लंबे समय तक देखिए, यूपी को टकराव पूर्णकालिक बीजेपी नहीं मिला था। कहा ये गया जो कि अमित बातें शाह हैं, और योगी जी में तनातनी देखिए, बनी रहती है। ऐसा है भाई साहब, अमित शाह ने क्या कोई ओपनली स्टेटमेंट दी है अमित शाह जी ने योगी जी के खिलाफ, या योगी जी ने ओपनली कोई स्टेटमेंट दी है? भाई ये तो कयास है, विपक्ष का काम है जनता को भ्रमित करना, वो तो ये काम करेगी क्योंकि उसको जीतना है। बात कयास लगाना और तथ्यों में बात करने में बड़ा फर्क है। कोई जब तक पार्टी के अंदर से स्टेटमेंट ना आए या वो नेता अपने मुंह से स्टेटमेंट ना दे, तब तक आप एक पत्रकार लगा लीजिए, आप एक एंकर है, तो आप उसको ऐसे विश्वास नहीं कर सकते हैं। ये तो डेमोक्रेसी, हर आदमी को कयास लगाने का अधिकार है। लोग बोलते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, उनको अपना काम करने दो। आपको पता है बीजेपी हमेशा जब पार्टी लेवल पे डिसीजन ले लेती है तो वो इंप्लीमेंट होता है, और आज तक कभी रिवोल्ट नहीं हुआ है, लोग उसको मानते भी हैं, ऐसा नहीं है। पार्टी का जो डायरेक्शन है, शीर्ष नेतृत्व है, उसके हिसाब से ही कार्यकर्ता चलता है, यही हमें सिखाया जाता है जो पार्टी का। जी चलते हैं अतुल जी, पीडीए का एक फॉर्मूला बनाया था अखिलेश यादव जी ने, 2024 में कामयाब भी हो गया, लेकिन अब वो उसकी परिभाषा लगातार बदलते रहते हैं। पीडीए का मतलब तो हम सबने यही जाना, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इनका गठजोड़, लेकिन अब अखिलेश जी कह रहे हैं कि पीडी का मतलब पंडित भी हो गया। कभी ए का मतलब अल्पसंख्यक कहते हैं, कभी ए का मतलब अगड़ा कह देते हैं। तो आखिर ये पीडीए का मतलब है क्या, जरा समझा दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, अभी कल परसों जब आपके पत्रकारों के द्वारा पूछा गया, जब हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष रसूलाबाद कानपुर देहात में गए, तो उन्होंने इसी संदर्भ में पूछा जो क्वेश्चन आपने मेरे से किया। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, पीछे पिछड़ा भी जो पीड़ित हो सकता है,
पार्टी से पंडित भी पीड़ित हो सकता है। जो पीड़ित है वो समाजवादी पार्टी के साथ में है। रही बात पीडीए का फॉर्मूला हमारा पुराना वाला ही है, लेकिन उसमें जो पीड़ित है वो नया जुड़ा हुआ है, पंडित भी पीड़ित है। गोरखपुर में क्या, गोरखपुर की घटना देख लीजिए, क्या वो जघन्य हत्याकांड नहीं है? अगर जो कानून व्यवस्था होती तो क्या दिन में कोई तलवार लेके काट सकता था? सोचिए कितनी जघन्य हत्याकांड है वो, आप भी समझ सकते हैं, आपने ने भी देखा होगा वो वीडियो। तो कहीं ना कहीं दो अत्याचार है या समाज पे किसी भी वर्ग पे हो सकता है। लोगों में पुलिस का भय होना चाहिए, नहीं है ना? अगर दिन में वो देखो, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी, मैंने कहा जो गोरखपुर की घटना आपने देखी या नहीं देखी? सारी घटनाओं को हम देख रहे हैं, बताइए। देखी ना? तो गोरखपुर की घटना क्या कानून व्यवस्था, अगर पुलिस का भय होता तो कोई तलवार लेकर के किसी व्यक्ति को इतने निर्दयता से काटता गया? आम जनमानस में उत्तर प्रदेश के, खासकर देश में भी एक धारणा बनी हुई है कि कानून व्यवस्था तो अखिलेश की सरकार की तुलना में योगी की सरकार में ठीक हुई है। चलिए मैं सुन तो जवाब दीजिएगा। एक मनवादी मीडिया है, मनवादी जात से मत जोड़िएगा, मनवादी मीडिया, वो हमेशा पिछड़ों को, दलितों को एक उनके खिलाफ प्रशासन तय करता है। और रही बात, आप समाज में जो पत्रकार जो आज उभर के आ गए हैं, जो मेन स्ट्रीम का मीडिया नहीं दिखाना चाहता, वो लोग दिखाते हैं, जमीनी हकीकत दिखाते हैं और जनता देख भी रही होती है। अब जनता ना मेन स्ट्रीम के मीडिया की बजाय जो सोशल मीडिया आ रखा है उस पर भी विश्वास करता है और कर भी रहे हैं। कहीं ना कहीं अब जनता को गुमराह नहीं किया जा सकता। एक चीज बताइए कि लखनऊ का वर्ल्ड क्लास जो पुलिस मुख्यालय किसने बनाया? अगर लखनऊ की रिवर फ्रंट किसने बनाई? डायल 100 किसने चालू किया था? रही बात 1090 किसने स्टार्ट किया था? ये सब कानून व्यवस्था के तहत ही तो था। क्या ये कानून व्यवस्था के तहत नहीं आता है? रही बात जो लखनऊ में लोक भवन किसने बनाया? जो आज उत्तर प्रदेश जो पुलिस मुख्यालय है, ये आलीशान किसने बनाया? सही बता दीजिएगा आप। क्या भाजपा ने कोई वहां पर लखनऊ में कोई एक ईंट रखी है? तो कहीं नहीं रखी गई इनसे। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म की राजनीति करती है, धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करती है। और अब वो चलावा चोरी में भी किसका हाथ है बता दीजिए? भारतीय जनता पार्टी की तो केंद्र में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है। और रही बात चलावा चोरी हो गया, मंदिर में कौन लोग जो है, चंपत राय मतलब इतने बड़े पद पर हैं, और अनिल मिश्रा जी, अन्य लोग जो हैं, वो उनके दिशा निर्देश में तो मंदिर का कारोबार चल रहा था। जो चढ़ावा चोरी है तो किस पे जाएगी? क्या वो 8 लोग जो जेल चले गए, छोटी मछलियां और मगरमच्छों को बचा दिया जाए? ऐसा भी तो नहीं होता है। तो जनता जानती है, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि जो भगवान राम जी के नहीं हुए वो किसी के क्या हो सकते हैं, आम पब्लिक के क्या हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में सारी जानकारियां जनता आप जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के झांसे में वो जनता नहीं आने वाली। ये चाहे कितना भी 2027 में कुछ भी बोल लें, लेकिन जनता अब रोजगार चाहती है, किसान जो है अपनी अच्छी आय चाहते हैं। अतुल जी, एक आखिरी सवाल आपसे होगा, उसके बाद फिर हम सर्वेश पाठक जी के पास चलते हैं। बीच बीच में खबरें आती रहती हैं कि चंद्रशेखर रावण से भी आपकी पार्टी की बातचीत चल रही है। मुझे नहीं पता बातचीत सच में चल रही है या नहीं, लेकिन जिस तरह से नगीना में 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की थी और इस बार वो जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि उन्हें साथ में लेना चाहिए? इस बार पार्टी मजबूत होगी, गठबंधन मजबूत होगा? देखिए ये गठबंधन के विषय में तो तय करने का सारा अधिकार माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का है, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो तय करेंगे वो हम आपके चैनल को बताएंगे। चलिए सर्वेश पाठक जी के पास चलते हैं। पाठक जी, सवर्ण मतदाता जो भाजपा के कोर वोटर माने जाते हैं, बांकीपुर के उपचुनाव के नतीजों के बाद से ही लगातार चर्चा हो रही है कि क्या वो बीजेपी से छिटक रहे हैं। यूपी में भी चढ़ावा चोरी का मामला हो, जैसा कि अभी अतुल जी ने बताया, या यूजीसी वाला मामला हो, सवर्णों का एक बड़ा वर्ग नाखुश है भाजपा से। क्या आपको लगता है कि उसका असर चुनाव पर दिख सकता है या बीजेपी कोशिश करके उन्हें मना लेगी? देखिए, यही नैरेटिव गढ़ा गया था। एक गैंगस्टर मरा था विकास दुबे, याद है ना? तो यही समाजवादी पार्टी वाले लेके आ गए थे, जो अभी पीडी का मतलब क्या कहते हैं कि पंडित। और आपको याद है जब पत्रकारों के समूह ने घेर के उनसे प्रश्न पूछ रहे थे तो कैसे कहा था, अच्छा तुम मिश्रा हो मिश्रा जी, याद है ना?
इस तरीके से बात करता है अखिलेश यादव, तो ये केवल एक नैरेटिव का गढ़ना है और कुछ नहीं है कि ब्राह्मण नाराज है या जनरल कैटेगरी के वर्ग के लोग नाराज है। जो नाराज हैं वो पहले भी नाराज थे, आज भी नाराज है और सदा ही नाराज रहेंगे। उनका कुछ नहीं हो सकता है, उनकी नाराजगी सरकार दूर करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप पहले हिंदुओं को तो डिवाइड करते थे जाति पाति में, अब अगर आप पिछड़ा में भी डिवाइड करते थे, और यहाँ पे आप जनरल कैटेगरी में भी डिवीजन करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्राह्मणों को कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि होगा, तभी वो समाजवादी पार्टी की ओर जाएगा। आपको याद होगा समाजवादी पार्टी में कितने ब्राह्मण विधायक थे जब वो स्वामी प्रसाद मौर्य 2022 के इलेक्शन से पहले नौटंकी करता था, रामायण की रामचरितमानस के प्रति जलाता था, पन्ने फाड़ के फेंकता था, जलाता था, तब वो सारे के सारे ब्राह्मण विधायक नाराज थे अखिलेश यादव से। तब नहीं आपके बीच में बोला, आपके बीच में बोला, नहीं आपके बीच में बोला, आपके बीच में बोला, लोगों को सम्मानजनक नहीं बोल सकते हो ना, बीच में बोला, क्योंकि आप लोगों को तो सम्मान लेना आता नहीं ना, जी लगाना नहीं आता होगा ना पिछली जातियों के नाम के आगे या जात के आगे। ये गलत चीज है। आप ना एक चैनल पे बैठे हुए हैं, बंद करो, पहले इसको बंद करो। मैं इनके बीच में नहीं बोला तो ये मेरे बीच में क्यों बोल रहे हैं? जब मैं बोल लूं तो ये बोल लेंगे। इनको कहिए कि जब मेरा टर्न खत्म हो जाए तब ये बोलेंगे। मैंने आपके बीच में नहीं बोला तो आप शांत रहिए, उसके बाद आप काउंटर करिए, बहुत समय मिलेगा। मैं बार बार कहता हूं, सम्मान देने वाली कोई पार्टी कौन होती है भाई? जनता सम्मान देती है पार्टी को, समझ गए ना? ब्राह्मणों को का अगर जर्नलिस्ट सामने खड़ा हो गया तो उसका मजाक उड़ाओगे। ब्राह्मण जर्नलिस्ट बना है अपने दम पे, अपने पढ़ाई लिखाई के बल पे, किसी के रहमो करम पे बल पे नहीं बना है। जो अखिलेश यादव उसका मजाक उड़ा रहा है, अच्छा तुम मिश्रा हो, खुद तो जिंदगी में कभी पढ़ा लिखा है नहीं, पिताजी के रहमो करम पे सत्ता मिल गई। क्या नाम है, मैं चैनल पे एक निवेदन करता हूँ, सम्मानजनक तरीके से बात करें, ये अच्छी बात नहीं है। सम्मानजनक तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी, क्या बोला आपने? अखिलेश यादव जी है वो? मैंने सम्मानजनक तरीके से ही बात नहीं, किया। पत्रकार हो ना, पत्रकार का अच्छा सम्मान होता है, आप पत्रकार धर्म को निभाया कीजिए। यादव देखिए, जिस तरीके से आप बिहेव कर रहे हो ना, ये समाजवादी पार्टी के लोग ऐसे ही करते हैं हम डिबेट लोग में, ना पढ़ लिख गए हैं, आप लोगों की सुनने नहीं बैठ सकते हैं। तो और क्या है? और क्या आप मुझे बताइए, जानते हैं आप आपने 2 चुनाव अखिलेश यादव अपने नेतृत्व में लड़ा, अखिलेश यादव अपने नेतृत्व में 2 चुनाव लड़ा, तो आप मुझे बताइए कि कितने चुनाव जीते उन्होंने? चलिए आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं। आखिरी सवाल का जवाब मृगेन चौधरी जी से लेंगे, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं। मृगेन जी, चढ़ावा चोरी वाले मामले से आप लोग कैसे निपटेंगे? आम जनमानस में तो एक धारणा बनी है कि मंदिर बनाने का क्रेडिट तो आप लोग लेते हैं, उसका श्रेय लेते हैं, तो चोरी का भी ले लीजिए। देखिए ऐसा है भाई साहब, ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा था कि बाबरी मस्जिद पे जो हिंदू चढ़े वो उतर नहीं सके और दोबारा चढ़ेंगे तो फिर गोली मारी जाएगी, और हमें इसका खेद भी नहीं है। ये पार्लियामेंट में शब्द थे। तो भारत का हिंदू इतना बेवकूफ नहीं है कि वो उस भाषा को भूल जाए। दूसरी बात, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हमेशा स्टैंड लिया राम मंदिर के स्थापना के विरुद्ध। हमेशा मुस्लिम अपीजमेंट के चक्कर में हिंदुओं पर अत्याचार किया गया, ठीक है। दूसरी बात, ना ये प्राण प्रतिष्ठा में गए, ना इन्होंने भवन के निर्माण में सहायता करी। रही बात चढ़ावा चोरी की, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव लैकुने था। वो जो 4-5 लोग थे जिन्होंने वो काम किया, उनको सजा मिलेगी और प्रशासन को और दुरुस्त किया जाएगा। बड़े मगरमच्छ जिनका नाम लेते हैं, जब तक उनके खिलाफ इनके पास कोई ठोस सबूत ना हो, अगर है तो आप वो आपके चैनल पर पेश करें, मीडिया में पेश करें, हम भी साथ देंगे। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद का हो, चाहे वो आरएसएस का हो, उसको दंड दिलाने में मैं साथ जाऊंगा, ठीक है। रही बात ऐसी कयास लगाने से, जैसे एक चैनल का अगर कोई एंकर मिस्टेक करता है तो चैनल के एडिटर को जो है फायर नहीं किया जाता, एंकर को ही फायर किया जाता है, क्योंकि जिसका अपराध है दंड भी इसी को मिलेगा। तो उसी प्रकार से जिसका अपराध हुआ है उसको दंड मिला है और आगे मिलेगा। तीसरी बात, जनता का विश्वास पूरा है, वहां पर आज भी चढ़ावा चढ़ रहा है। या तो मुझे आप बताइए कि वहां पर लोगों ने दान देना बंद कर दिया हो, कर दिया क्या? मतलब वहां पे दान देना लोगों ने, दान आज भी हो रहा है।
तो जनता समझदार है, जनता को पता है, जनता बेवकूफ नहीं है। ये क्या करते हैं, इनकी मौके के हिसाब से स्टेटमेंट होती है। इनको तो यही नहीं पता कि भाई शिवलिंग जो प्राण प्रतिष्ठित होता है उसको आप हाथ में खिलौने की तरह उठा करके ग्राउंड में नहीं बैठ सकते और वहीं पर जल नहीं डाल सकते, आप उसको खिलौना समझ रहे हो। जिनको यही नहीं पता कि देवता का आपने उसको हैंडल कैसे करना है, उनके पूजा पाठ को आपको नियम कानून ही नहीं पता है और ग्राउंड में लेके बैठ गए हो आप, तो भाई साहब सरेआम दिखता है जनता बेवकूफ नहीं है। तीसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो ये बता रहे हैं कि पिछड़ा, दलित और जो है माइनॉरिटीज, पिछड़ा 40% है यूपी में, दलित 20% है, माइनॉरिटी की जिसको बोलते हैं मुस्लिम वो 20% है। बच्चा कौन है पीछे? 40 और 20 बताइए मुझे, बचा कौन है? 40% तो ओबीसी हो गए, दलित 20% हो गए, 20% जो है हमारे मुस्लिम हो गए, तो बचा कौन? स्वर्ण बचे हैं। तो यानी स्वर्णों के खिलाफ ही खड़े हो रहे हैं ये लोग। इनको जो है ओवैसी साहब ने बोल दिया था कि भाई 111 उनको दिया है ना, हमें 11 दो, तो हम एनकाउंटर करने वालों को एनकाउंटर कर देंगे। तो इस टाइप के लोग भी बीच में आ रहे हैं, तो मुस्लिम वोट में शिफ्ट होगा। पिछली बार मैंने आपको बताया है कि 2022 में 42% वोट पड़ा है बीजेपी को, 2017 में 40% वोट डला था, 2% बढ़ा है। दिक्कत कहां पे हुई? मायावती जी का वोट शेयर 10 से 12% इनकी तरफ शिफ्ट कर गया, जो कि 32.7% वोट इनको डली है, 111 सीट आई थी। पहले जो है इनको 22% वोट डला था जब इनकी 47 सीट आएगी। इस बार दलित वोट जो है, मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, वो बीजेपी को जाएगा, इनकी सीट और डाउन जाएगी और बीजेपी जो है 300 ज्यादा सीट लेके आएगी इस बार। ये आप ध्यान रखना बात, क्योंकि जनता समझदार है जी। और ये कह रहे कि हमने मुख्यालय बना दिया, भाई आपने मुख्यालय बनाया, वहां पर अपने पुलिस के गुर्गे बैठाए, वहां पर माफियाओं को बैठा के उनकी पार्टियां करवाई, आम जनता को मरवाया, जो ईमानदार पुलिस वाले थे उनको आपने मरवाया। बिल्डिंग बनाने से कुछ नहीं होता, बात बनती है जब आप जनता के घर में जाकर उनको न्याय दें, जो अब हो रहा है। जनता जानती है, और यूपी के लॉ एंड ऑर्डर मॉडल को ना पंजाब तक में मांगा जाता है कि वही मॉडल होना चाहिए। लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, दिल्ली में भी फॉलो कर रहे हैं, बुलडोजर दिल्ली में भी चलने लग गया है। तो जनता अगर चाहती है ना, तभी दूसरे स्टेट में वो चीज फॉलो की जाती है। अगर जनता ना चाह रही होती है तो जनता उसका विरोध कर देती है। जनता बहुत जागरूक है, सोशल मीडिया का जमाना है, धक्काशाही आप कर नहीं सकते हैं। तो बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ आगे आएगी। अखिलेश यादव जी के पास मैं आपको बता रहा हूं कोई सॉलिड प्लान नहीं है, कोई रणनीति नहीं है इलेक्शन की। वही घिसी पिटी इनकी नीति, मुस्लिम अपीजमेंट और कास्ट जो पॉलिटिक्स ये करते हैं, उस पर ये इस बार दाव लगाएंगे और कुछ नहीं होने जाने वाला, क्योंकि जनता जागरूक हो चुकी है। हिंदू इकट्ठा हो गया है, उसको पता है कि मुझे डेवलपमेंट पे वोट डालनी है, जातिवाद में मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। मुसलमान भी समझदार हो रहा है, मुस्लिम बहनों ने हमें वोट डाली है, इसलिए हम जीते हर बार और इस बार फिर जीतेंगे। चलिए ब्रिगेन जी, सर्वेश पाठक जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वन इंडिया के साथ आप जुड़े, आपने चर्चा में भाग लिया, अपनी बातें रखी। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर माहौल गर्मा रहा है। यूपी में सत्ता में कौन बैठेगा, इसका देश की सियासत पर काफी गहरा प्रभाव पड़ता है। यूपी देश का सबसे बड़ा सूबा है, 80 लोकसभा की सीटें आती हैं यहाँ से और 403 यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं। 2017 से लगातार भाजपा यहाँ की सत्ता में है। 17 में 312 सीटें मिली थी बीजेपी को, एनडीए को 325। 2022 में 250 से ज्यादा सीटें मिली और माफ कीजिएगा 2022 में 257 के करीब सीटें मिली थी बीजेपी को, और बीजेपी के सहयोगियों को जोड़ दें 270 के पार वो आंकड़ा गया था। और 2027 में बीजेपी क्या फिर से सत्ता में आ पाएगी, क्या वो जीत की हैट्रिक लगा पाएगी? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो कांग्रेस के बाद लंबे समय के बाद ये चीज दोहराई जाएगी कि कोई पार्टी लगातार यूपी जैसे राज्य में सत्ता में बनी रहेगी। देखते हैं क्या कुछ होता है। अभी चुनाव में कुछ महीने का वक्त बचा हुआ है। सपा अपनी अलग रणनीति पर चल रही है, 2024 वाली, उसे और धार देने में लगी हुई है। बीजेपी ने विनोद तावड़े को प्रभारी बना दिया है। देखते हैं जो भी नई खबर आएगी इससे जुड़ी हुई, यानी यूपी चुनाव से जुड़ी हुई नया अपडेट आएगा, वो लगातार वन इंडिया पर आपको मिलता रहेगा। फिलहाल तक के लिए Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.